नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे समायोजनाएँ यानी कि एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हमने पढ़ा था अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान, पूँजी पर और आहरण पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रावधान के बारे में, जो कि हम करेंगे किसके लिए? देनदारों और लेनदारों के लिए जो छूट होती है उसके ऊपर जो प्रावधान हम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी समायोजनाओं में ही आता है। समायोजनाएँ क्या हैं ये मैं बता चुकी हूँ। जब भी हमसे कोई भी मिस्टेक रह जाती है अंतिम खाते बनाते टाइम पर, हम क्या करते हैं, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, हम इनको एडजस्ट कर देते हैं नई एंट्री के द्वारा, है ना? वो हमारी समायोजनाएँ होती हैं। तो समायोजन में आज हम पढ़ने वाले हैं देनदारों पर छूट के लिए और लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान के बारे में। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देनदार क्या होते हैं और लेनदार क्या होते हैं। देनदार क्या होते हैं? देखो, जब भी हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो भी माल हम बेचेंगे वो कैश में ही जाएगा, वो उधार में भी जाता है ना? ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा कुछ माल हम कभी-कभी उधार में बेचते हैं। तो अगर हमने कोई माल उधार में बेचा हुआ है, किसी ने उधार में कोई माल खरीदा हुआ है हमसे, तो वो बंदा क्या हमारे रुपए मार लेगा? नहीं मारेगा ना, वो रुपए हमको वापस देगा। तो वो रुपए हमको कब तक वापस देगा? हम उसके लिए उसको एक अवधि देते हैं कि जैसे सपोज़ हमने 10,000 का कोई माल बेचा, तो हमने उसको बोला कि भई ऐसा है 6 महीने तक आप हमको भुगतान कर दें। 6 महीने तक अगर आप हमको भुगतान नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, है ना? अब उसको टेंशन रहती है यार 6 महीने के अंदर कैसे भी मुझे भुगतान करना है, अगर वो ईमानदार इंसान है तो। अगर वो ईमानदार है तो वो सोचेगा जल्दी से जल्दी मैं भुगतान कर दूँ, है ना? तो क्या हुआ, उसने 6 महीने से पहले ही हमको 5 महीने में या 4 महीने में ही सारा भुगतान कर दिया। अब क्योंकि उसने ऐसा किया, अच्छा किया, तो हम क्या करेंगे, उस अच्छाई का उसको कुछ फल तो मिलना चाहिए ना, ताकि वो हमारा ग्राहक बना रहे, हमसे जुड़ा रहे। तो उसको लुभाने के लिए हम उसको डिस्काउंट देते हैं, या फिर कभी-कभी हमारे ऐसे शर्तें भी होती हैं कि अगर आप जल्दी हमको भुगतान कर देते हैं तो हम आपको छूट देंगे, है ना? अभी छूट क्या होता है, कभी-कभी व्यापारी को वो छूट मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि भाई अभी मुझको छूट मत दो, इसका यूज़ मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपसे माल परचेज़ करूँगा, वो मैं कम दामों में खरीदूँगा, ठीक है? अभी जैसे उसने 10,000 का माल लिया, अब उसने 4 महीने में हमको भुगतान कर दिया, जो कि उसको 6 महीने में करना था। वो भुगतान उसने हमको कब कर दिया? 4 महीने में ही कर दिया। हमने बहुत खुश हो गए हमने उसको छूट दे दी, भई ऐसा है तुम 2,000 का भुगतान मत करो, तुम हमें 8,000 का भुगतान कर दो, है ना? तो ये जो 8,000 का भुगतान वो हमें करने वाला था, उसने कहा नहीं आप मुझसे इस साल तो पूरे 10,000 ले लो, मेरे पास इस टाइम पे बहुत मुझे प्रॉफ़िट हुआ है तो काफ़ी पैसा है। अगले साल की स्थिति मुझे नहीं पता क्या होगी, तो मैं अगले साल आपसे जो माल खरीदूँगा, मैं चाहूँगा कि ये 2,000 रुपए आप उसमें से घटा दीजिए। तो ये 2,000 वो तो अगले साल लेस करवाएगा, लेकिन हमारे पास से तो ये इसी साल की हानि हो गई, क्योंकि हमारे इसी साल का जो माल था 10,000 का, हम उसके ऊपर 2,000 की छूट दे रहे हैं, है ना? तो भविष्य में इसका लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारी इस साल तो छोड़ देगा, लेकिन हमारे लिए वो इसी साल का लॉस होता है, हम इसी साल उसको व्यवस्थित करते हैं। तो उसके लिए हम प्रावधान करते हैं, अपने पास एक प्रावधान करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस है। भविष्य में हम जो भी प्रावधान ये करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें भविष्य में हानि ना उठानी पड़े। अगर अभी हम इसका प्रावधान कर देंगे, तो ये पैसा जो आज हम सेव कर रहे हैं, इसके रूप में, प्रावधान के रूप में, वो कल जब वो हमसे खरीदेगा 2,000 कम में, तो वो 2,000 वहाँ काम आएँगे, है ना? तो प्रावधान हम इसी वर्ष करते हैं, अगले वर्ष नहीं करते हैं। ठीक, तो देनदारों के बारे में और इस प्रावधान के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि देनदार कौन होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया भी है कि वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर उधार है, यानी कि जो हमें अब भुगतान करेगा, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा है या उसको उधार दे रखा है, जो भी है। ठीक है, हमने उसको एक निश्चित टाइम दिया है कि आप भाई इस टाइम के अंदर हमारी धनराशि हमको लौटा दें, या तो वो उस टाइम के अंदर हमको धनराशि लौटा देता है। 6 महीने हमने उसको बोला, उसने 6 महीने में हमको लौटा दी, या उससे पहले हमको लौटा देता है, हमने 6 महीने बोला लेकिन उसने 4 महीने में या 5 महीने में लौटा दी, ठीक है? तो उधार माल का भुगतान एक निश्चित अवधि या उससे पूर्व प्राप्त करने पर देनदार को हम क्या करते हैं? छूट देते हैं। लेखा अवधि की अंतिम तिथि पर कुछ देनदार ऐसे भी हो सकते हैं जो छूट का लाभ अगले वर्ष उठाएँगे। हमने बताया था, कुछ व्यापारी जो होते हैं, कुछ देनदार जो होते हैं, वो कहते हैं कि भई ऐसा है, इस बार तो हम पूरा भुगतान कर दे रहे हैं। आप जो छूट हमको दे रहे हैं, वो अगले वर्ष जब हम खरीदेंगे आपसे, उसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है? तो अगले वर्ष के लिए वो अपने पास रखते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, वो इसी वर्ष का नुकसान होता है, इसी वर्ष की हानि होती है, तो हम उसे इसी वर्ष लिखते हैं। ठीक है? अतः चालू वर्ष में ही इस संभावित हानि के लिए व्यवस्था करना लाभ हानि के लिए हमें
जरूरी होता है उसकी शुद्धता के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लाभ हानि शुद्ध हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो प्रोविजन हम कर रहे हैं, जो प्रावधान हम कर रहे हैं छूट के लिए, ये किस पर कर रहे हैं? ये उन देनदारों के लिए ही तो कर रहे हैं जो हमें टाइम पर भुगतान करते हैं। देनदार कौन है? हमारे ऋणी हैं, है ना। तो जो अच्छे ऋणी होते हैं, अच्छे देनदार होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्रावधान करते हैं। जो बुरे ऋणी हैं, बुरे देनदार हैं, उनके लिए नहीं करते हैं। अब अच्छे और बुरे का मतलब क्या है? अच्छे ऋणी वो जो हमें टाइम पर भुगतान कर रहे हैं, बुरे ऋणी वो जो हमें टाइम पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत झिकाते हैं, उसके बाद ही हमें भुगतान प्राप्त कर पाते हैं, और कभी कभी वो भी नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे ऋणियों के लिए हम ये करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? उन ऋणियों को प्राप्त करने के लिए हम पहले जितने भी हमारे ऋणी हैं, जितने भी देनदार हैं, उनमें से अशुद्ध ऋण प्रावधान की राशि को हम घटा देते हैं। फिर जो ऋणी हमारे आते हैं, यानी कि जो देनदार आते हैं, उन पर हम छूट की गणना करते हैं। पहले एक अपने जो भी हमारे अनुभव रहे हैं पिछले, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन से हमारे अच्छे देनदार हैं जिनके लिए हम छूट का प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, इसका लेखा क्या करना है वो लिख देते हैं। तो इसका लेखा ये है। लेखा करते समय पे हम इसको कहाँ कहाँ लिखते हैं? जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं, तो हम इसका लेखा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं और बैलेंस शीट में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी हानि है। क्या है? ये हमारी हानि है ना। हानि हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के ऋणी पक्ष में। तो एक तो हम इसको कहाँ लिखते हैं? ऋणी यानी कि डेबिट साइड में, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में। और दूसरा हम इसको कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो हमारी संपत्ति पक्ष होता है, यानी कि एसेट्स होती हैं, एसेट्स में जहां हमने डेप्टर्स लिखे होते हैं, वहां से हम इसको लेस कर देते हैं डेप्टर्स में से। डेप्टर्स में से पहले हम लेकिन अशुद्ध ऋण संचिति की राशि को घटा देते हैं, उसके बाद हम इसकी राशि को घटाते हैं। ठीक, इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं? कुल 4 तरीकों से मैंने इसमें बताई है। ठीक, एक तो चालू वर्ष में हम इसी वर्ष बट्टे का आयोजन करते हैं, और जब हम ये आयोजन करते हैं उस समय इसकी क्या एंट्री करते हैं? P&L account debit to provision for provision for discount and debtors। ठीक है, हिंदी में लाभानी खाता ऋणी देनदारों पर बट्टा संचिति खाते का जब हमने ये आयोजन किया है उस समय पर हम ये एंट्री करते हैं। हम कहाँ से लेकर आते हैं? P&L अकाउंट से। वहीं से जो हमारा प्रॉफिट होता है वहीं से तो आयोजन करते हैं, है ना। तो P&L अकाउंट डेबिट टू देनदारों पर बट्टा संचिति खाते का। अगले वर्ष में जब हम ये जब हमें ये बट्टा देना ही होता है, तब हम क्या एंट्री करते हैं? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेब्टर्स अकाउंट। अगर आपने इसके सारे नियम पढ़े हैं जर्नल के, तो वो सारे नियम को यहाँ पर अप्लाई करके इन एंट्रीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आगामी वर्ष में बट्टे की पूर्ति आयोजन से करने पर, यानी कि हमने डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन डिस्काउंट के लिए हम पिछले साल आयोजन कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, उस राशि को यूज करेंगे या नहीं? वो डिस्काउंट तो हमें पिछले साल देना था ना, जो हम इस साल दे रहे हैं। तो पिछले साल हमने उसको आयोजन किया था, यानी कि वो राशि हमारे पास रखी हुई है, तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। उसको एडजस्ट करने के लिए, यानी कि उसको लिखने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए हम ये एंट्री करते हैं। देनदारों पर बट्टा संचिति खाता ऋणी, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। कहाँ से लेकर आ रहे हैं राशि? डिस्काउंट अकाउंट के लिए। कहाँ के लिए लेकर आ रहे हैं? डिस्काउंट अकाउंट के लिए। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, या हिंदी में हम लिखेंगे देनदारों पर बट्टा संचिति खाता ऋणी बट्टा खाते का। इसके बाद अगर हम अगले वर्ष में फिर से प्रोविजन करते हैं तो हम फिर से यही वाली एंट्री करेंगे, लाभानी खाता ऋणी देनदारों पर बट्टा संचिति खाते का, या इंग्लिश में P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ष के अंत में यदि बट्टा आयोजन का शेष सृजित बट्टा आयोजन से ज्यादा आता है, अगर ये शेष इस शेष से ज्यादा आता है तो क्या एंट्री करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक, मुझे लगता है ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं। तो लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि लेनदार क्या होते हैं। जैसे हमें पहले पता था कि देनदार क्या होते हैं। तो जैसे देनदार वो लोग होते हैं जिनको कि हमने उधार दिया होता है माल, है ना, जो कि हमें भुगतान करने वाले होते हैं पैसों का। ऐसे ही लेनदार उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, इनको हमने दिया नहीं होता है, इनसे हमने लिया होता है। देखो, व्यापार में हम उधार देते भी हैं और लेते भी हैं। तो जब हमने किसी से उधार लिया होता है वो हमारे कौन हो जाते हैं? लेनदार, जिनसे हमने उधार लिया है, क्योंकि हमको ये राशि उनको भुगतान करनी है भविष्य में, है ना।
तो ये राशि भुगतान हमको जब करनी है भविष्य में, तो उन्होंने भी हमको कोई निश्चित टाइम दिया होगा। अगर हम उस निश्चित टाइम के अंदर या उससे पहले ही भुगतान कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमको भी डिस्काउंट मिले, जैसे हम अपने देनदारों को डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो अगर हमको ये डिस्काउंट आगामी वर्षों के लिए मिल जाता है, वो कहता है कि भाई ऐसा है डिस्काउंट तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट परचेस करोगे हमसे तो हम उस पर ही डिस्काउंट लगाएंगे। तो अभी हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले वर्ष तो हमको मिलेगा। तो ये लाभ तो है लेकिन इसी वर्ष का ये, लेकिन मिलेगा हमको अगले वर्ष में, तो हम इसको अभी ही लिखेंगे, है ना। तो वैसे ये कि हम इसको इस साल ही बनाते हैं। अब क्योंकि हमारा लाभ होता है तो हम इसको लिखते कहाँ पर है, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। धनी पक्ष में सारे लाभ आते हैं हमारे, है ना। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हम इसको लिखते हैं। और आर्थिक चिट्ठे में जब हम लिखते हैं लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हम लाइबिलिटीज यानी कि दायित्व पक्ष में जो हमने क्रेडिटर्स लिखे होते हैं उनमें से घटाकर लिखते हैं। हमारे क्रेडिटर्स तो कम हो रहे हैं। देखो डेब्टर्स का कम होना हमारा लॉस होता है क्योंकि उनसे हमें रुपया मिलने वाला था, और क्रेडिटर्स का रुपया कम होना, उसमें से घटाना हमारा प्रॉफिट होता है क्योंकि हम उनको रुपया पे करने वाले थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और हमारे क्रेडिटर्स में से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। इसका आयोजन करने पे हम, और आयोजन करने के बाद जब हम वास्तव में ये बट्टा प्राप्त करते हैं तब, और फिर इस आयोजन की राशि उसमें लगाने पर हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं वो यहाँ लिखी हुई है। तो चालू वर्ष के अंत में बट्टा आयोजन का निर्माण करने पर, यानी कि जब हम ये बट्टे का आयोजन करते हैं उस समय पे क्या एंट्रीज करते हैं, लेनदारों पर बट्टा आयोजन खाता यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाते का, ठीक है। हिंदी में भी कर दिया मैंने, इंग्लिश में भी कर दिया। अगले वर्ष में बट्टा प्राप्त होने पर हम क्या एंट्रीज करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। जस्ट उसकी अपोजिट हो रही है। देखो हमने देनदारों के लिए क्या प्रविष्टि की थी, यहाँ पर बट्टे का आयोजन करने के लिए हमने वहां पे एंट्री करी थी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, सॉरी हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट, है ना। यहाँ पे हमने उसकी जस्ट अपोजिट करी है। आगामी वर्ष में बट्टा होने पर हमने क्या एंट्री करी थी, वहां पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट, यहाँ पर हम उसके अपोजिट कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर पे, वर्ष के अंत में बट्टे की राशि आयोजन में हस्तांतरित करने पर, हमने बट्टा दे दिया, बट्टे की हमने आयोजन भी तो कर रखा था, बट्टा सॉरी हमें मिल गया लेकिन हमने बट्टे के लिए आयोजन भी तो कर रखा था, है ना। वो राशि हमने वहां पे एक्स्ट्रा कम कर रखी थी, अब उसको जोड़ देंगे। थर्ड देखो क्या करेंगे, वर्ष के अंत में बट्टे की राशि आयोजन में हस्तांतरित करने पर, देखो ये राशि हमने पहले ही आयोजित कर रखी थी, ठीक है, बट्टा हमें बाद में मिला है तो इसमें हम इसको हस्तांतरित करेंगे। हस्तांतरित करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। मुझे लगता है लेनदारों के ऊपर जो हम प्रोविजन कर रहे हैं बट्टे के लिए और देनदारों के ऊपर जो प्रोविजन कर रहे हैं बट्टे के लिए, दोनों ही समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।